नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप लोगों ने बड़ी टोका-टोकी की और कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, तो आज से मैं कर्नाटक पहुँच रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरी फ्लाइट है दिल्ली से, तो मैं कर्नाटक पहुँचूँगा। थोड़ा बहुत जो मैंने कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है इस बार, उसके बारे में जो सर्वेक्षण आए हैं, उनका अध्ययन किया है, कुछ रपटें पढ़ी हैं, कुछ लोगों से बातचीत की है। एक इसी सिलसिले में इस यात्रा को शुरू करने से ठीक पहले सिलसिलेवार ढंग से इन सब मामलों का और विभिन्न चुनावों का अध्ययन करने वाले एक सज्जन जो हमारे कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं, अजीत शुक्ला जी मेरे साथ हैं। उनसे मैं छोटी सी एक बातचीत आपको प्रस्तुत करके और फिर फ्लाइट पकड़ने जाऊंगा। तो उनसे मैं अभी बातचीत करता हूं और अजीत शुक्ला जी से आपकी मुलाकात कराता हूं। अजीत शुक्ला जी, आपका स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। नमस्कार। अजीत शुक्ला जी का कैमरा थोड़ा सा झिलमिला रहा है, लेकिन आप लिया जाए इनसे बात, आवाज आ रही ठीक से, तो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो वही एक सवाल है कि कर्नाटक को जैसा हम रिपोर्ट्स में और दूसरों में पाते हैं, सबसे पहले जो सेग्रीगेशन होता है वो तो दिशाओं के आधार पर होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके बाद उसके और सेग्रीगेशन है, जिसमें एक है कि क्या नाम, जो आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ कर्नाटक है, दूसरा जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ कर्नाटक है, फिर जो धुर दक्षिणी राज्यों यानी केरल और तमिलनाडु से सीमा से लगा हुआ कर्नाटक है। तो इस तरह से भी एक विभाजन है और एक तटीय इलाका ही है। कर्नाटक देश के उन तमाम तटीय राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है जिनमें 270 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 270 के आसपास। और उनमें से जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, जहां वो सरकार वगैरह में रही, उसमें गुजरात है, फिलहाल महाराष्ट्र है और गोवा है। खैर गोवा बहुत छोटा सा है, कम सीट है। और फिर कर्नाटक है जिसमें उसकी परिस्थिति बेहतर रही है। हालांकि बहुत जगह जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के आरोप है गुजरात के अलावा उस पर, लेकिन यहाँ वो सत्ता में रही है। बाकी राज्य जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वही इस देश में विपक्ष का निर्माण करते हैं। तटीय राज्यों में एक विपक्ष की परंपरा अभी है, बहुत से उसमें क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दल भी है। ऐसे में कर्नाटक का ये चुनाव हो रहा है। कर्नाटक में ज्यादातर कांग्रेस की स्थिति हमेशा एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस वहां रही है। ये और बात है कि इस समय वो सरकार में नहीं है, सरकार में वो आई थी लेकिन बाद में वो सरकार नहीं चली और अब बीजेपी की सरकार रही वहां। अब उसके बाद वहां चुनाव हो रहा है। जब जो सर्वेक्षण आए हैं उन सब में कांग्रेस को बढ़त थोड़ी सी दिखाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी जैसा चेहरा है और बहुत प्रचार और प्रसार करने की बहुत योग्यता है उनमें और बहुत सामर्थ्य है। आज के ज़माने के चुनाव लड़ने की जो सामर्थ्य कहलाती है, धन धान्य से पूर्ण होना, वो सब सब उनके पक्ष में है और वो वहाँ सरकार में भी है, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी है। आज से प्रधानमंत्री वहाँ दौरा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके पहले 8-9 बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में रोजाना 3-4 सभाओं वाला दौरा वो इस बार कर रहे हैं, जिसमें रोड शो भी शामिल है। तो ये काफी आप कह सकते हैं कि आखिरी 10 दिनों में पूरा जोर बीजेपी वहां लगाने जा रही है। ऐसे में हम अजीत शुक्ला जी से वहां की इस सारी चीजों को थोड़ा समझना चाहेंगे। तो अजीत जी जरा बताएं आपका अपना आकलन कर्नाटक के चुनाव के बारे में और वहां की परिस्थिति के बारे में फिलहाल क्या है। देखिए, कर्नाटक जो है अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो आपने बताया ही है कि वो जो है वो लगभग 6 रीजन में बटा हुआ है। उत्तर कर्नाटक है जहाँ पे उत्तर कर्नाटक में आपके हैदराबाद कर्नाटक है और प्लस जो है वो मुंबई कर्नाटक है। दक्षिण में जो है ओल्ड मैसूरू रीजन है और उसके बाद ग्रेटर बेंगलुरु है और एक तटीय इलाका आ जाता है जो जिसको कोस्टल रीजन बोलते हैं, कोस्टल कर्नाटका बोलते हैं, और बीच में सेंट्रल कर्नाटका है। जो उत्तर वाला इलाका है वहां पे जो मुंबई कर्नाटका है वहां पे लिंगायत फैक्टर बहुत ज्यादा कार्य करता है और जो हैदराबाद कर्नाटका है वहाँ वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, वहां पे विकास कम हुए हैं और जाति ओबीसी और दलित का फैक्टर वहां पे काम होता है। तटीय इलाके में जो है वो थोड़ा हिंदुत्व का जोर रहता है, सेंट्रल में भी थोड़ा हिंदुत्व का जोर रहता है, जबकि ओल्ड मैसूरू रीजन में वोकालिगा डोमिनेंट है, तो वहां पे जो है वो ज्यादा जेडीएस का प्रभाव रहता है। और इधर पिछले 30 वर्षों से इसी तरह की राजनीति देखने में आ रही है। लगभग जो है इस बार भी ऐसा ही है, वहां पे कुछ सीटों पर लगभग लमसम 100-125 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती है और रेस्ट जो बची हुई सीटें हैं
उन पे डायरेक्ट फाइट होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इस बार जो है वो सरकार जो है वो भाजपा की है, उसके अगेंस्ट में जो है एंटी इनकम्बेंसी है, और कांग्रेस जो है मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के मजबूत दिखने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं। इसकी वजह से एक संतोष पाटिल व्यक्ति थे, ठेकेदार थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, जिन्होंने ईश्वरप्पा पर जो है वो 40% कमीशन का आरोप लगाया था। उसके बाद से ये कमीशन वाला मामला और करप्शन का मामला है बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया। उसके कई विधायकों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे, कई सरकारी संस्थाओं में इस तरह के आरोप लगे, और ये करप्शन का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि इधर बीच जो है वो वहां पे अगर जाति की बात करें अगर हम, तो वहां लगभग जो है 54% के आसपास जो है वो ओबीसी हैं। जो ओबीसी में प्रमुख जातियां हैं वो लिंगायत हैं, लगभग जो है वो 14 से 16% के आसपास, और वो वोकालिगा है लगभग 10 से 12% के आसपास। उसके बाद फिर कुरवा आते हैं जो प्रोमिनेंट है तीसरे नंबर पे, वो 6 से 8% के आसपास है। उसके बाद छोटी छोटी मोगवीरा है, विलवाज हैं, और जो है बंट्स हैं, और भी छोटी छोटी जो जातियां 1-1-1.5% के आसपास हैं, 2-2% के आसपास हैं। उनको कंस्टिट्यूट करके पूरा ओबीसी 54% के आसपास बनता है। इसके अलावा जो है वहां पे दलित लगभग जो है 16 से 18% के आसपास हैं, और आदिवासी जो है एसटी वोटर्स जो है वो 7% के आसपास हैं, और मुसलमान जो है वो 12 से 13% के आसपास हैं, और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो लगभग जो है 8% के, जिसमें रेड्डी और ब्राह्मण्स आते हैं, वैश्य आते हैं, और भी आउटसाइडर्स आते हैं। तो मुख्य रूप से जो है जाति का ताना बाना जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति रहती है, वैसे ही वहां पे है। वहां का लेकिन कास्ट जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है रिजर्वेशन के मामले में। उस पे अगर हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे अगर, तो लगभग कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2A है, कैटेगरी 2B है, इस तरह से करके एमबीसी, ईबीसी, इस तरह से रिजर्वेशन है। तो उस पे हम लोग किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे और उसका वो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। आज मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात ये बताइए कि वहां के चुनाव में हम ये बार बार पाते रहे कि कांग्रेस को मत प्रतिशत बीजेपी से बेहतर मिलता है, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। ये वहां क्यों होता है? और क्या ऐसा ही इस बार तो नहीं होगा कि इस बार भी जो आप लोग सर्वेक्षणों में थोड़ा कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, तो मत प्रतिशत कांग्रेस का ज्यादा आ जाए और सीटें कांग्रेस की ज्यादा ना आए? देखिए, एक शीतल जी, एक जो रीजन है, जो ओल्ड मैसूरू रीजन है, उस रीजन में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कम मत मिलते हैं, और जिसकी वजह से जो है उस रीजन में ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ पाती। वहां पे ज्यादा जो है लड़ाई जेडीएस वर्सेस कांग्रेस होती है, और कुछ सीटों पर इधर हालांकि वोकालिगा को वोट दिया है, और पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पर बाय डिफॉल्ट बेहतर प्रदर्शन कर गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसको ज्यादा अपेक्षाकृत जो है, पहले से अपेक्षाकृत ज्यादा जो है बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना लगती है। लेकिन अभी भी उस एरिया में पहले के मुकाबले कम है, और इस बार ऐसी संभावना कम है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सभी जगह पे है। ये कमोवेश जो है, अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें या अगर हम सेंट्रल कर्नाटका की बात करें, तो वहां पे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वहां पे भी है। हालांकि अगर उसका प्रभाव कम हो और ज्यादा हो वो अलग चीज है, लेकिन कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है। एक तो इन लोगों ने ऑपरेशन कमला करके बनाया। येदुरप्पा वहां के बहुत ही मजबूत नेता थे, लिंगायतों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और वो साइडलाइन हो गए। उन्होंने जगदीश शेट्टार के बारे में बोला कि जगदीश शेट्टार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला उन्हें टिकट। उसके 2-3 नेता चले गए, जिसमें सबसे प्रमुख जो है जगदीश शेट्टार है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और लक्ष्मण सवदी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 1,500 वोटों से पिछली बार हारे थे वो, जब ऑपरेशन कमला किया था इन लोगों ने। तो उस समय में कुछ जो कांग्रेस या जेडीएस से जो विधायक थे, उनको सारे जो हारे हुए विधायक थे, उन लोगों ने उनको ज्यादातर सपोर्ट किया था। इसकी वजह से वो लोग जीते थे चुनाव। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग का वापस दूसरे पार्टी में जाना, ये साफ साफ ये इस चीज को इंगित करता है कि जी
जरा सा नॉर्थ इंडिया के हमारे जो श्रोता है उनको पता नहीं ऑपरेशन कमला का पता है कि नहीं, छोटा सा ब्रीफ उसके बारे में 1 मिनट में बताएं। अगर ऑपरेशन कमला क्या था? अभी तक ऑपरेशन कमला का मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, अब पूर्ण बहुमत कभी भी नहीं मिली। और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है वो भाजपा और जेडीएस के विधायक जो है वो उनको शामिल किया गया, फिर से पुनः चुनाव हुए और उसके बाद फिर जो है उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो विधानसभा के लिहाज से 2008 का चुनाव हो, जब वीएस येदियुरप्पा जो है वो मुख्यमंत्री थे, या उसके बाद अभी जो फिर दोबारा जब बने हैं वीएस येदियुरप्पा, तब भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। वहां का मैजिक नंबर 113 है, वो कभी भी नहीं मिली है। 2008 में भी नहीं मिली थी और अभी भी नहीं मिली है। तो बेसिकली ये है कि वहां पे अभी भी जो है वो एक शुरू से ही 1952 के अगर इलेक्शन से बात करें अभी तक, तो ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है। और दूसरी पार्टियों का जो आगमन हुआ वहां पे सबसे पहले, तो जो देवराज अरस थे वो बहुत ही मजबूत नेता हुआ करते थे, और उनका हिमलेशन किसी तरह इंदिरा जी के द्वारा हुआ, जिसकी वजह से जो है फिर जनता पार्टी जो है वहां पे फिर से इनरोड की 1983 में के बाद जो है वहां पे फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है 1983 के बाद फिर से आई नहीं है, वहां पे रिपीट नहीं की है कोई गवर्नमेंट 1983 से। मुझे तो मुझे मुझे ये ये साफ साफ इस बताइएगा, चीज को प्रमाणित करता है। और दूसरी चीज एक और, जी मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी के लिए हर बार ये कहा जाता है और यहाँ बहुत सारे लोग आकलन भी करते हैं कि कर्नाटक भी कम्युनली सेंसिटिव स्टेट है, और जहाँ कम्युनली सेंसिटिविटी होती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस प्लैंक पर जब खेलना शुरू करती है तो चुनाव में बदलाव आ जाता है। आपको कर्नाटक से क्या इंफॉर्मेशन है? वहाँ क्या कम्युनल कार्ड जो है वो प्ले में है, और क्या उसका असर है? इस समय क्या हालत है? देखिए, समस्त भारत में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के राजनीति और इस तरह के कार्ड को प्ले करती है, लेकिन अभी फिर खुलकर कब अब नहीं हो रहा है। वो जो बातें हो रही थी उसको बीएस येदियुरप्पा भी कई इंटरव्यूज मैंने देखा है, और भी लोगों से भी देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहा हूँ मैं, तो वो लोग इस चीज को इस बार खुल के नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के आरोप हैं, अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये बैकफायर कर जाएगा। और सबसे बड़ा चीज ये है कि इन लोगों ने जो रिजर्वेशन का नया वो किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको किया, उसमें इन्होंने स्क्रैप कर दिया। मुस्लिम को 4% जो है रिजर्वेशन था उनका, उसको स्क्रैप कर दिया है। वो कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगा इस बार। उन्होंने लिंगायत और वोकलिका को 2-2% उसमें से दिया और इनको ईडब्ल्यूएस में डाल दिया था। तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे होता है, और वो बैकफायर करता हुआ लग रहा है। पहला चीज तो ये कि लिंगायत जो जिस तरीके से एग्रेसिवली जो है कंसोलिडेट होकर पिछले 2 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे, इस बार लग रहा है कि उनका वो एग्रेसिवनेस नहीं है, क्योंकि कई लिंगायत नेता छोड़ के गए हैं। दूसरा एक है कि जो डिवीजन होता था मुसलमान वोटों का, जो लगभग 13% के आसपास है, वो जेडीएस में चला जाता था और कई सीटें जो है कांग्रेस हार जाती थी। इस बार वो कंसोलिडेशन हो रहा है। हालांकि वो लोग जो है मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ है उन सब चीजों का, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइलेंटली जो है वो पोलराइजेशन होगा उनका। जो जिस तरह से डिवीजन था, या एसडीपीआई या एआईएमआईएम जो भेजा जाता था वहां पे चुनाव लड़ते थे, वो जो डिवीजन करते थे, उस तरह के डिवीजन होने की संभावनाएं कम है। ठीक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वहां लगातार वो लोग प्रचार कर रहे हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या उनको वहां रेसिप्रोकेट कर रही है जनता, या भाषा का फर्क ही है? क्योंकि वहां भी लोकल भाषा जो कन्नड़ है, तो ये लोग तो अंग्रेजी या हिंदी में बोल रहे हैं। देखिए, तो अब जी जी बताएं। जी, एक बार फिर से दोबारा बताया जाए, आवाज अच्छे से मैंने सवाल को सुना नहीं आपका। हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां काफी समय से लगातार अब प्रचार कर रहे हैं। ये लोग अंग्रेजी या हिंदी में भाषण अपना देते हैं, और वहां स्थानीय भाषा कन्नड़ में चलता है, तो उससे एक कोई अनुवादक भारत जोड़ो यात्रा का सबसे जी बताएं। जी बताएं। देखिए, पे भारत जोड़ो यात्रा के समय ही सबसे ज्यादा दिन व्यतीत किया गया था राहुल गांधी के द्वारा,
और ये पुराना हिस्ट्री भी रहा है। आप पुराना अगर हिस्ट्री उठा के देखिए तो चिकमंगलुरु से जो है इंदिरा गांधी जो है वो निर्वाचित हुई थी जब संघर्ष के दिन थे नेहरू गांधी परिवार के। तो उसके बाद फिर जो है राजीव गांधी भी आए, फिर उसके उस समय भी जब रामकृष्ण हेगड़े थे तो राजीव गांधी के समय फिर से कांग्रेस बैक की थी, जो वीरेंद्र पाटिल को फिर से ह्यूमिलिएट किया गया। उसके बाद फिर वहां सरकारें चली गई, लेकिन फिर कांग्रेस बैक की थी। 1999 में बेल्लारी से सोनिया जी भी लड़ी थी चुनाव, और सोनिया जी भी बैक की थी वहां से। उसके बाद 1999 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ में एस एम कृष्णा जो है मुख्यमंत्री थे। फिर पुनः जो है उसी तरह के की स्थितियां कमोवेश दिख रही हैं। एक सिंपैथी तो डिस्क्वालिफिकेशन का है, दूसरा सबसे लंबा समय तक उन्होंने व्यतीत किया था और वहां एक ट्रैक्शन देखने को मिला राहुल गांधी का। अजीत जी का इंटरनेट आउट ऑफ बाउंड चला गया है, तो इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं हम लोग। और फिलहाल शुरुआत हमने की है और हम अब कर्नाटक पहुंच के आपको वहां से रिपोर्ट्स देंगे कि हम वहां क्या देख पा रहे हैं, हमारे हिसाब से वहां क्या हो रहा है, ये आपको सब हम लोग समय समय पर सूचित करते रहेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।